आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो बच्चों, सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है उसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। यह है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भूगोल की, एसएसटी भूगोल पाठ 1। तो देखिए सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज हम जानेंगे सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, किस प्रकार से यह है। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो दिन में तो चमकते रहते हैं, लेकिन वो रात को नहीं चमकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो किससे प्रकाश ग्रहण करते हैं? वो प्रकाश ग्रहण करते हैं सूर्य से। उसी प्रकार से चंद्रमा को आपने देखा होगा, वो 15 दिनों तक तो चमकता है और 15 दिनों तक हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो जिन दिनों में वो हमें दिखाई देता है तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त होता है शुक्ल पक्ष, और जब वो हमें नहीं दिखाई देता है तो वो होता है कृष्ण पक्ष। तो जब शुक्ल पक्ष की अंतिम रात होती है तो वो क्या होती है? वो होती है पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष की अंतिम रात को कहते हैं अमावस्या। जबकि चांद हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हमें दिखाई देता है। तो समझ में आ गया क्यों दिखाई देता है और क्यों नहीं दिखाई देता है। तो देखिए, जो सूर्य के अगल बगल में जितने भी आसमान में जो चमकती वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो कहलाती हैं खगोलीय पिंड, जो कि सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करती हैं और फिर वो चमकती हैं। तो उन्हीं खगोलीय पिंड में से पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। तो सूर्य जो है उसके अंदर अपना प्रकाश है, तो उसी प्रकाश से वो सबको प्रकाशित करता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करता है? वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जो ऊष्मा हमें धरती पर भी मिलती है, जिसकी वजह से हम भी जीवित हैं। तो सूर्य क्या है? वो भी खगोलीय पिंडों का ही तारा है, जो कि सबसे बड़ा होता है। तो जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? तो ये तारों का जो समूह है ये क्या कहलाता है? यही नक्षत्र मंडल कहलाता है। तो अर्सा और मेजर या बिग मियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो बहुत आसानी से जिसे कि हम पहचान लेते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? नक्षत्र मंडल में होते हैं सप्तऋषि, जो कि 7 ऋषियों का एक समूह होता है। यह 7 तारों का एक समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं ना, 7 तारों का एक समूह, और यहाँ पे सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा क्या होता है? वो अकेला ही होता है, वो अकेला ही एक तरफ चमकता है, और ये होता है 7 तारों का समूह। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करते थे? वो करते थे ध्रुव तारे की सहायता से। तो ध्रुव तारा जो है एक उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो उसी को जो है जब हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये उत्तर दिशा है, तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी और 3 दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो उससे जो है रात के समय जब उन्हें कहीं जाना होता था तो वो ध्रुव तारे को देखते थे और दिशा देख लेते थे कि भाई उत्तर दिशा में ध्रुव तारा निकलता है, और फिर वो अपने स्थान का पता कर लेते थे। उसी की सहायता से वो अपनी स्थिति तक चले जाते थे। तो समझ में आ गया। कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, जैसे कि धरती है हमारी, उसमें भी नहीं होती है। तो वो किसके द्वारा चमकते हैं? वो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे पिंड को हम कहते हैं ग्रह। तो ग्रह जिसे कि अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं ना, प्लैनेट। तो ग्रीक भाषा में प्लैनेट को शब्द को प्लैटेल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो जितने भी ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है, और वह किसके प्रकाश से चमकती है और कि कहाँ से ऊष्मा ग्रहण करती है? तो वो भी सूर्य से ही ऊष्मा ग्रहण करती है और उसी के प्रकाश से चमकती है। तो पृथ्वी को जो है वो बहुत अधिक दूरी से जब हम देखते हैं तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तो चंद्रमा भी कैसा नजर आता है? तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, जबकि उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो चांद जो कि आसमान में दिखाई देता है वो वास्तव में क्या होता है? वो भी एक उपग्रह होता है, जो कि किसका उपग्रह है? वो लगाता है हमारी धरती के चारों ओर चक्कर। तो यह जो है हमारी पृथ्वी का सहचर है और चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उसके आसपास कुछ ऐसे हैं जो कि चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा भी कहाँ से अपना प्रकाश प्राप्त करता है? वो भी उसी से प्राप्त करता है। अब देखिए सौरमंडल। तो सौरमंडल में क्या है? सूर्य के 8 ग्रह हैं, उनमें उपग्रह हैं और कुछ खगोलीय पिंड है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह भी कहलाते हैं, उल्का पिंड भी हैं, जो कि मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सौर परिवार, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। तो इसका मुखिया सूर्य क्यों है? क्योंकि हम ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं और ऊष्मा भी ग्रहण करते हैं और उसी के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और
बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर गैस है और इसका जो खिंचाव है और इसका जो बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि जो जितने भी ग्रह हैं इसी के अगल बगल में चक्कर लगाते हैं, इसलिए जितने भी ग्रह हैं उनको ये क्या करता है, बांध कर रखता है। तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि कहाँ से, सूर्य से ही जितने भी ग्रह हैं वो उपग्रह हैं वो सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर कितना दूर होगा। तो इसीलिए इसकी जो ऊष्मा है इतनी तेज़ी से हमारे तक नहीं पहुँचती और हमें जलने का खतरा नहीं है। अब देखिए ग्रह, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार वे कौन कौन से हैं, बुध हैं, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और अंत में नेपच्यून। तो ये सारे क्या हैं, ये कहलाते हैं ग्रह। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य। इसी रास्ते का दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये क्या कहलाती है इनकी, जिसमें ये चक्कर लगाते हैं वो कहलाती है कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है वो आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो इसीलिए शुक्र को क्या माना जाता है, पृथ्वी का ही जुड़वा ग्रह। तो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह ही माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी बैठक यानी कि 26 अगस्त 2006 में जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे, यानी कि उसको ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए सबसे पहले है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, जिसपे कि हम निवास करते हैं। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि आकार के हिसाब से। तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भू आब कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, भू प्लस आब। तो भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि हम कहाँ निवास कर सकते हैं, पृथ्वी पर ही निवास कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, तो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, और इसकी जो वायु है जिसमें कि हम सांस ले पाते हैं, उसी के कारण क्या है, जीवन संभव हो पाता है। तो वायु किसके लिए आवश्यक होती है, वायु होती है हमारे को सांस के लिए आवश्यक। यानी कि यदि हमें सांस लेना है तो हम किस में लेंगे, हम ऑक्सीजन में ही लेंगे। तो इसी कारण से जो है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। तो यदि हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ता है, ये एक नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ही ढकी हुई है, इसलिए ऊपर से जब इसे देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी का दूसरा एक नाम होता है नीला ग्रह। तो समझ में आ गया पृथ्वी क्या है। तो यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल है, इसीलिए हम यहाँ पर निवास करते हैं। अब देखिए चांद, चंद्रमा के विषय में तो सभी को पता होगा। तो हमारी पृथ्वी के पास ही एक उपग्रह है, यानी कि हमारी धरती के पास क्या है, एक उपग्रह, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चांद या चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यानी कि जब हम नज़दीक में होते हैं तो वो चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती हैं, तो इसीलिए वो हमें बड़ा नज़र आता है। तो यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप इसे पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि ये कितना दूर है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर कितने दिन में पूरे करता है, वो करता है 27 दिन में। तो इस इतने समय में जो है ये अपने अक्ष पर एक ही चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि अपने अक्ष पर ये घूमता है और पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो जब आप देखते हैं ना कि मतलब कभी चांद दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है, तो इसी कारण से होता है। तो चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ होती हैं जीवन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। तो इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं वो देखिए। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि और जो छोटे ग्रह होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। ये हैं मंगल,
एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। अब इसके बाद है उल्कापिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम उल्कापिंड। तो कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी वृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप क्या दिखाई देता है? हमें चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। तो कभी कभी कोई भी उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना भी पृथ्वी के धरातल पर गिर जाता है। उसके कारण क्या होता है? क्योंकि ऊंचाई से गिर रहा है तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा गया हुआ है। यह लाखों तारों का समूह होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। तो ये देखिए, ये है मिल्की वे। तो हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि जो प्राचीन भारत में है तो पहले इसको क्या कहा जाता था? एक नदी बहती है जो कि आकाश में बहती है, तो इस प्रकार से इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों को की क्या है? एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो समझ में आ गया ब्रह्मांड क्या है? जिसमें कि लाखों आकाश गंगाएं हैं जिसका निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक ही कठिन है, यानी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो हम किसका हिस्सा हैं? हम हैं ब्रह्मांड का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के बाद क्या है? सौरमंडल है। सौरमंडल के बाद क्या है? आकाश गंगा, और आकाश गंगा के बाद क्या है? ब्रह्मांड। तो ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड। तो जितने भी ग्रह हैं ये सब कुछ किस में आ जाता है? ये आ जाता है हमारे ब्रह्मांड में। तो समझ में आया बच्चों? हमारा सोलर सिस्टम क्या है? तो इस प्रकार से बनता है हमारा सोलर सिस्टम। तो हमारे जितने भी ग्रह हैं उसको किससे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? सूर्य से। और पृथ्वी हमारा एक अद्भुत ग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है। तो और पृथ्वी का जो उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है? वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और बाकी ग्रह क्या करते हैं? वो सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है? सभी चीज़ें मिलकर एक बन जाती हैं ब्रह्मांड। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी चैप्टर प्राप्त होते रहें।